दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के तीसरे चैप्टर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के दूसरे चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगे। आप लोग प्लीज़ लिंक पे क्लिक करके कहानी के दूसरे भाग को ज़रूर सुन लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे तीसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करती हूँ। खुशी ने डायरी को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, आपको पता था क्या कि मेरे साथ ये सब होगा? अगर पता था तो मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए आप? क्यों अकेला कर दिया आपने? खुशी बैठे बैठे वहीं सो गई। उसकी नींद तब टूटी जब किसी ने दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया। खुशी ने टाइम देखा, सुबह के 9 बज चुके थे। वो उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने नीलम उसे गुस्से से घूरती हुई दिखाई दी। खुशी घबरा गई क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि नीलम अब कुछ भी कर सकती है और आज तो उसने दरवाजे को अंदर से बंद करने की हिमाकत की थी, इसीलिए अब तो उसे डबल सज़ा मिलने वाली है। इसीलिए खुशी घबराते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि नीलम बड़े प्यार से बोली, उठ गई मेरी राजकुमारी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नीलम खुशी के बदले हुए रूप से हैरान थी। उसने झुक के देखा तो काला कोट पहने एक आदमी खड़ा खुशी को देख रहा था। आदमी को देख खुशी और ज़्यादा घबरा गई। उसने नीलम की ओर मासूमियत भरी नज़रों से देखकर कहा, ये कौन है? तभी आदमी बोला, मैं देखने आया हूँ कि आपके चाचा चाची आपको ठीक से रखते हैं कि नहीं। मैं आपके पापा का वकील हूँ। वसीयत में जो लिखा है उसी का आदेश फॉलो करने आया हूँ। खुशी का मन किया कि उस अनजान आदमी से लिपट कर रोए और बता दे कि क्या क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन इस छल कपट से भरी दुनिया पे वो एक बार के लिए फिर एतबार नहीं कर सकती। उसके चाचा चाची कम से कम अपने तो हैं। वो अनजान आदमी ना जाने क्या इरादा लिए बैठा हो। खुशी अपनी ही सोच में गुम थी कि आदमी ने कहा, यह आपके हाथ पे क्या हुआ? खुशी कुछ बोलने को हुई, तभी नीलम बोली, ये तो कॉफ़ी गिर गई थी पीते हुए, ध्यान तो रखती नहीं है, हाथ पे ही गिरा ली। ये कहकर नीलम हंसने लगी। खुशी नीलम की चालाकी पे हैरानी से उसे देखने लगी। तभी आदमी नीलम को शक की नज़रों से देखते हुए आगे बोला, ये पहली बार था। मैं हफ्ते में एक दिन इनसे मिलने आऊँगा और कभी भी आ सकता हूँ। अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो मैं आप पर केस भी दर्ज कर सकता हूँ, क्योंकि जय साहब के जाने के बाद विश्वास जी को जो कंपनी मिली है वो इन्हीं के कारण मिली है कि ये आपके साथ रह रही हैं। जिस दिन ये 18 साल की हो जाएंगी ये सब कुछ इनका हो जाएगा, और अगर इन्होंने आप ही कोई शिकायत की तो ये जो ऐसो आराम आप ले रहे हैं सब खत्म, समझ गई आप? आदमी ने खुशी के सिर पे हाथ रखा और मुस्कुरा कर चला गया। उसके जाते ही नीलम गुस्से में बोली, खड़ी क्या है, जाकर नाश्ता बना, रीमा को कॉलेज भी जाना है। नीलम कहकर चली गई तो खुशी फिर हैरान रह गई। अब रोज़ खुशी को कुछ न कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन हाँ, अब उसे चोट नहीं पहुंचाई जाती थी क्योंकि वकील 10-15 दिनों में उसे देखने आता था और खुशी की सलामती देखकर वापस चला जाता था। एक रोज़ खुशी ने फिर से अपने पापा की डायरी खोली जिसमें उन्होंने लिखा था, आभास हो गया है मुझे किसी अनहोनी का, इसलिए अब मैं बता दूं मेरी जान को कि कभी अपने आप को अकेली मत समझना। एक शहजादा है जो आएगा तेरे लिए, बस तू इंतज़ार करना मेरी जान, हो सके तो मेरे लिए। खुशी आज छत पे बैठी डायरी को अपने सीने से लगाए हुए थी। तभी रीमा उसके पीछे चुपके से आई और झट से डायरी को छीन कर उसे पढ़ने लगी। खुशी ने देखा तो उसने डायरी वापस छीनते हुए कहा, रीमा डायरी वापस करो। रीमा ने पन्ने पलटते हुए कहा, ओहो, पर्सनल डायरी, ज़रूर इसमें हमें गाली देती होगी तू, है ना? देखने दे मुझे क्या लिखती है। रीमा ने कुछ 2-4 लाइनें पढ़ी तो खुशी रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मुझे मेरी डायरी दे दो रीमा, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। रीमा ने मुंह को गोल करके ओह कहते हुए 2-4 पन्ने पलटने लगी, फिर डायरी को बंद करके बोली, लेकिन अब तो ये मेरे पास है और अब तो इसे नहीं ले सकती। ये कहकर रीमा ने डायरी को नीचे फेंक दिया। जब डायरी को रीमा ने फेंका तो खुशी को लगा मानो किसी ने उसका दिल निकाल कर फेंक दिया हो। डायरी को दूर जाता देख खुशी अधमरी हालत हो गई। तभी उसे गुस्सा भी आया और उसने रीमा को एक थप्पड़ लगाकर बोला, जज्बात नाम की कोई चीज़ भरी है कि नहीं तेरी माँ ने तुझ में? खुशी ने थप्पड़ खाने के बाद रीमा को भी गुस्सा आया। उसने कहा,
तूने मुझे मारा? मुझे? रीमा ने खुशी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया कि खुशी डायरी को लेने के लिए सीढ़ियों की ओर भागी, जिससे रीमा का वार खाली चला गया। तभी खुशी ने जाते हुए उसको धक्का दे दिया। रीमा का सिर दीवार से जा टकराया। खुशी दौड़कर नीचे आ गई, लेकिन जब उसने डायरी को देखा तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि डायरी पानी से भरे एक हौज में आकर गिरी थी और पूरी तरह भीग गई। खुशी डायरी को लेने के लिए हौज में कूद गई और हल्के हाथों से उसे पकड़कर बाहर लेकर आई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसके सभी पन्ने भीग कर एक दूसरे से चिपक गए थे। खुशी ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और चिल्लाकर आसमान को देखकर बोली, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? इधर रीना अपने सिर को पकड़कर नीचे आई और नीलम के कमरे की ओर बढ़ गई। रजत ने जब ये सुना तो उसे खुशी के साथ अपना रवैया याद आया। उसने भी तो खुशी का दिल दुखाया था, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। रोशनी ने बोलना जारी रखा, जब रीमा ने सिर पे चोट लगी तो अपनी माँ नीलम के कमरे में आ गई, जहाँ नीलम फ़ोन में लगी थी। जब उसने रीमा से सुना कि खुशी ने उसके साथ ऐसा किया तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बाहर आ गई और खुशी का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी। इधर खुशी अपनी गीली हुई डायरी को सीने से लगाए बैठी थी और रोए जा रही थी। डायरी के पन्नों पे पानी आने से उस पर लिखे सभी अक्षर धुंधले हो गए, जिन्हें पढ़ पाना नामुमकिन सा हो गया था। खुशी बुत बनकर बैठी रही। जब नीलम ने खुशी को सारे घर में देख लिया और वो नहीं मिली तो नीलम बाहर आई। उसे खुशी दिखाई दी तो नीलम बिना सोचे समझे ही खुशी को पकड़कर उसके गाल पे थप्पड़ों की बरसात कर दी। खुशी अपने पिता की आखिरी याद को खो देने के गम में थी, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। अक्सर जब हम किसी जान से प्यारी चीज़ को खो देते हैं तो हम अंदर से ये चाहते हैं कि हमें इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मन को सुकून मिल जाए। खुशी भी यही चाहती थी कि उसे सज़ा मिले और वो सज़ा उसे नीलम दे रही थी। खुशी ने एक भी आह नहीं निकाली, जिसे नीलम सहन नहीं कर पाई तो उसने खुशी के हाथ से डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन खुशी ने भी डायरी को कस कर पकड़ लिया और लाल जलती आंखों से नीलम को देखने लगी। खुशी की आंखों में देखकर एक पल के लिए नीलम डर गई, लेकिन उसने डर को जाहिर नहीं किया और डबल रौब के साथ बोली, अच्छा अब तो मुझे आँख दिखाएगी? तेरी तो आज खैर नहीं है। नीलम ने ज़बरदस्ती डायरी ली और उसे फिर से पानी में फेंक कर बोली, अब क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? मारना। खुशी ने जब डायरी को वापस पानी में देखा तो जो उम्मीद उसे थी वो भी ख़त्म हो गई। खुशी की सहन शक्ति ख़त्म हो गई। वो नीलम से बहस भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने कभी नीलम के सामने ज़ुबान खोली ही नहीं थी। आज भी उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। इसीलिए खुशी ने सिर झुकाया और वहाँ से चली गई। नीलम ने खुशी को जाते हुए देखा और टेढ़ा मुस्कुराकर खुद से बोली, मुझे आंखें दिखाती है, अब देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। खुशी अपने कमरे में आके बेड पे औंधे मुँह गिर गई और तब तक रोती रही जब तक कि उसके अंदर की आत्मा मर नहीं गई। आज वो अधमरी हो चुकी थी, क्योंकि आज तक वो अपने पिता की आखिरी निशानी को ही अपने पिता के साथ रहने को महसूस कर लेती थी, लेकिन आज वो भी उससे दूर हो गई। खुशी बीमार हो गई, जिसकी परवाह किसी को नहीं थी, लेकिन उसी वक्त मनन आ गया और उसने उसे संभाल लिया। साथ ही घर पर एक काम वाली रख ली जिसका नाम रोशनी था। साथ ही मनन ने हिदायत दी कि अब अगर खुशी को किसी ने कुछ कहा तो वो वापस आ जाएगा। इसीलिए नीलम मनन के आगे कुछ बोल नहीं पाई। मनन चला गया। वक्त बीता और वक्त के साथ खुशी बिल्कुल खामोश हो गई। खुशी अब किसी से कोई बात नहीं करती। मनन भी आता तो भी खुशी उससे कोई बातचीत नहीं करती थी। वो घर का कुछ काम करती और अपने कमरे में आके बैठ जाती। विश्वास खुशी के पिता की कंपनी को संभाल नहीं पाया। उसने जिन लोगों के साथ काम किया था उन लोगों ने ही उसे धोखा दे दिया और कंपनी को अपने नाम करवा लिया। अब खुशी के नाम पे कुछ पैसे और एक घर था जो नीलम ने ज़बरदस्ती खुशी से साइन करवा कर उन्हें अपने नाम कर लिया। जो वकील खुशी के लिए आता था अब वो भी बदल चुका था। वो भी अब विश्वास की ओर मिल चुका था। कुछ वक्त और बीता और फिर नीलम ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने खुशी को बेचने के लिए विश्वास से बात की, लेकिन विश्वास को ये मंजूर नहीं था। खुशी उसके भाई की बेटी थी।
वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन नीलम आज भी खुशी से बदला लेने को आतुर थी। इसीलिए एक दिन जब विश्वास घर नहीं था तो उसने किसी को फ़ोन करके घर बुला लिया। खुशी अपने कमरे में चेयर पे खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त रोशनी खुशी के पास आया करती थी, इसीलिए खुशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने नीलम को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। तभी नीलम के पीछे से एक आदमी खुशी के सामने आया तो खुशी ने नीलम को सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर नीलम ने कोई ध्यान नहीं दिया। आदमी ने खुशी को देखकर कहा, है तो खूबसूरत, लेकिन एक कमज़ोर ज़्यादा है और कमज़ोर लड़कियों को पसंद कम किया जाता है। नीलम ने आदमी की ओर मुड़कर कहा, तो कम पैसे दे देना, लेकिन अभी इसको यहाँ से लेकर जा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इसे। खुशी ने जब ये सुना तो उसने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से बंद करके दरवाजे से सिट कर बैठ गई। उसका मन किया कि अभी वो पंखे से लटक जाए। यही सोचकर वो आगे बढ़ गई और एक दुपट्टा लेकर उसे पंखे से बांधने लगी, लेकिन तभी उसके हाथ रुक गए। खुशी ने दुपट्टे को एक ओर फेंक दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते वो वहीं बैठ गई और अपने पिता की कही बात को दोहराने लगी, जब मन करे तो रो लेना, जब मन करे तो सो लेना, लेकिन जब मरने का मन करे तो थोड़ा सोच लेना। मरने से क्या सब सही हो जाएगा? तुम्हें लड़ना है इस दुनिया से, इंतज़ार करना उसका। एक दिन वो आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, बस तुम इंतज़ार करना। खुशी ने खुद से कहा, मैं कब तक इंतज़ार करूं और किसका इंतज़ार करूं? कोई नहीं आएगा मेरे लिए। आज खुशी रुक गई, लेकिन कल का दिन फिर उसे मर मर कर गुजारना था। रोशनी आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो खुशी डर से कांपने लगी। जब रोशनी ने बाहर से आवाज़ लगाई तब खुशी ने दरवाज़ा खोला और रोशनी के गले लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोई। रोशनी के अलावा था ही कौन जिससे वो बात कर पाती। खुशी ने रोशनी को सब बात बताई तो रोशनी ने कहा कि वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होने देगी, वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। रोशनी ने खुशी को सांत्वना दी और चली गई। अगले दिन रोशनी नहीं आई तो घर के सारे काम खुशी को करने थे। खुशी किचन में खाना बना ही रही थी कि नीलम का भाई जो यहाँ आया हुआ था उसने खुशी को देखा और फिर बोला, तुम कौन हो? यहाँ कभी दिखी नहीं पहले। खुशी कुछ नहीं बोली। नीलम दरवाजे पे अपने हाथों को बांध कर खड़ी थी। उसने अपने भाई से कहा, ये इस घर की महारानी है, आज काम वाली नहीं आई, इसलिए खाना बनाने आई हैं, फिर अपने रूम में चली जाएंगी। खुशी अभी भी कुछ नहीं बोली तो नीलम वहाँ से चली गई। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे चला गया। खुशी ने खाना बनाकर रख दिया और अपना खाना लेकर रूम की ओर जा ही रही थी कि नीलम का भाई नबीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। खुशी ने उसे घूर के देखा और साइड से अपने कमरे में चली गई। नबीन भी पीछे पीछे आया और जब खुशी ने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो नबीन ने दरवाजे पे हाथ रख कर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खुशी ने दरवाजे को बंद करने के लिए जोर लगाया, लेकिन नबीन ने उसे पूरा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। काफ़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आया तो उसके चेहरे पर बेशर्मी वाली हंसी थी। रोशनी ये कहकर कुछ देर के लिए चुप हो गई। रजत की आंखों में खून उतर आया था। उसने नीलम को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो नीलम डर के मारे कांपने लगी। रोशनी आगे बोली, उस दिन मेरे पति की मौत हो गई थी, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं आ पाई, पर एक दिन जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तब मैं आई थी। मैं खुशी दीदी से भी मिली थी, वो अब बस जिंदा लाश थी। उनके मुरझाए चेहरे और उस पर चोट के निशान देख के मैं समझ गई थी कि इनके साथ गलत हुआ है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहती थी। मैं 2 दिन बाद फिर से आई भी, लेकिन जब आई तो पता चला कि इनकी शादी कर दी गई है। इसीलिए मैं तब से यही हूँ, ताकि जब भी आप यहाँ आएँ तो मैं बता सकूँ कि इन जालिमों ने क्या कुछ नहीं किया उनके साथ। विश्वास ने जब सुना तो हैरानी से नीलम को देखने लगा। वहीं मनन बुत बनकर बैठा रहा। रीमा को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो अपनी माँ के साथ हर काम में शामिल थी। रजत उठा और नीलम के पास आया। नीलम डर से कांप रही थी। रजत ने नीलम के बालों को बेरहमी से पकड़ा और गुस्से से बोला, दुआ कर खुशी मिल जाए। जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक मैं तेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने वाला हूँ। रजत ने नीलम को एक ओर ढकेल कर अपने आदमियों से कहा, ले चलो इन्हें सबको, इस लड़के को छोड़ दो यहाँ पर, बाकी सबको लेकर चलो।
आदमियों ने सबको ज़बरदस्ती पकड़ लिया तो रोशनी बोली, साहब मेरी छोटी बच्ची है, वो अकेली कहाँ रहेगी, मैं नहीं चल सकती साहब। रजत आगे चलते हुए बोला, उसको भी लेकर चलो। रोशनी अंदर गई और अपनी बेटी को लेकर आ गई। रजत ने एक फ़ोन कॉल किया और बोला, पूरे शहर को छान मारो, मिसेस खुशी रजत सिंघानिया मिल जानी चाहिए कल सुबह तक। सामने से किसी ने कुछ कहा तो रजत ने फ़ोन रख दिया। रजत सबको अपने घर लेकर आ गया और अपने नौकरों से कहा, आज से तुम सब कुछ दिनों के लिए अपने घर जाओ। तुम सबकी सैलरी तुम्हें तुम्हारे घर पर मिल जाएगी। यहाँ के लोग बिना सैलरी के काम करेंगे आज से। सब रजत को हैरानी से देखने लगे तो रजत आगे बोला, आओ जॉली, तुम और रोशनी मिलकर दादाजी का ध्यान रखोगी। जल्दी ही खुशी भी आ जाएगी, फिर वो तुम सबको काम बता देगी। सबने हामी भरी और अपने काम में लग गए। रजत अपने कमरे में आया तो उसे रह रह कर खुशी की याद आने लगी। कुछ ही वक्त में खुशी की इतनी यादें बन गई कि रजत के लिए यहाँ खुशी के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो छत पे आके खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ भी उसे खुशी की याद आई तो उसने खुद से कहा, कहाँ जाऊँ तुमसे दूर, तुम बस गई हो मुझ में यूँ। काश मैं समझ पाता तुमको, तो आज होता ना ये मजबूर। रजत ने गाड़ी उठाई और चल पड़ा सड़कों पर अपनी खुशी को ढूंढने। रजत ने खुशी के बारे में सब कुछ जान लिया था, लेकिन अब खुशी उसके पास नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि खुशी आखिर गई कहाँ। आज पूरे 2 दिन हो गए थे खुशी को ढूंढते हुए, लेकिन खुशी किसी को नहीं मिली। रजत ने अपने आदमियों को पूरे शहर और आसपास के शहरों में देखने के लिए कहा और जगह जगह खुशी के पोस्टर लगवा दिए ताकि खुशी जल्दी से मिल जाए, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रजत अपने ऑफिस में बैठा खुशी के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसे एक फ़ोन आया। रजत ने बेमन से फ़ोन उठाया और उदास सी आवाज़ में हेलो बोला। तभी सामने से किसी ने कहा, हेलो, ये खुशी सिंघानिया के घर से बोल रहे हैं। खुशी का नाम सुनते ही रजत के चेहरे पर चमक आ गई और वो जल्दी से बोला, हाँ हाँ, मैं खुशी का पति बोल रहा हूँ। क्या वो आप जानते हैं कहाँ है? रजत सामने वाले इंसान को बोलने का मौका दिए बिना ही बोले जा रहा था तो सामने वाला शख्स बोला, अरे भाई सांस तो ले लो और मुझे भी बोलने का मौका दो। रजत अब चुप होकर उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा तो आदमी बोला, इस लड़की को मैंने 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन पे देखा था। इसके साथ एक पतला सा लड़का भी दिखा था। रजत कहता है, लड़का? कौन लड़का? कैसा दिखता था? आदमी बोला तो पतला सा था, ज़्यादा हाइट भी नहीं थी। दिखने में वो दोनों भाई बहन जैसे या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे थे। मेरा ध्यान उन सब पर इसलिए गया क्योंकि उस लड़की ने मेरी बेटी को संभाला था। रजत कहता है, कहाँ? कौन सी जगह? मेरा मतलब कहाँ की ट्रेन में बैठे थे वो लोग? आदमी कहता है, ये तो ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन इतना ध्यान है कि लड़का उस लड़की को बोल रहा था कि वो ध्यान से जाए और उस लड़की को छोटा सा फ़ोन देकर बोला था कि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे फ़ोन कर दे। लड़का उसके साथ नहीं गया था शायद। रजत कहता है, अच्छा फिर आगे? खुशी कहाँ गई? आदमी हंसते हुए बोला, लगता है पत्नी के चले जाने का असर आपके दिमाग पे हुआ है। आगे मैं कुछ नहीं जानता भाई साहब, जितना जानता था बता दिया। ये कहकर आदमी ने फ़ोन कट कर दिया तो रजत ने फ़ोन को टेबल पे रखा और कुछ सोचने लगा। फिर जल्दी से फ़ोन उठाया और नंबर डायल करके बोला, रेलवे स्टेशन के कमरे चेक करो, 2 दिन पहले के, अभी जाओ। रजत ने फ़ोन रख दिया। लगभग 10 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा तो रजत ने फ़ोन पिक किया। सामने से कहा, सर, पिछले 5 दिनों से कैमरे बंद हैं। बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो अभी तक सुधारी नहीं गई है। रजत ने बिना कुछ कहे ही फ़ोन को दीवार पे ज़ोर से दे मारा। तभी जॉली खाना लेकर अंदर आया। वो बिना कुछ बोले ही फ़ोन के टुकड़ों को उठाने में लग गया और जब उसने उन्हें उठा लिया तो रजत के पास आकर सिर झुकाकर बोला, सर, इन 2 दिनों में आपका ये 18वां फ़ोन है जिसको आपने तोड़ दिया। फ़ोन तोड़ने से क्या मेम साहब मिल जाएंगी? रजत कुछ नहीं बोला। वो उठा और कैबिन के बाहर चला गया। जॉली ने अपने कंधे उचकाए और वहाँ से चला गया। इधर रजत टेरिस पे आकर लाचार भाव से एक जगह देखते हुए बोला, धिक्कार है तुझ पर रजत सिंघानिया, तो अपनी खुशी को नहीं ढूंढ सकता, तो किसी काबिल नहीं है।
अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तभी रजत को खुशी का वो सुसाइड की कोशिश करना याद आया और वो वहीं बैठ गया। नहीं खुशी, मैं मरूंगा नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें ढूंढूंगा। इन 2 दिनों में मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है कि अब मेरी मंजिल भी तुम बन गई हो और अब सुकून भी तुमसे मिलकर ही मिलेगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूँगा। रजत एक बार फिर से अपने आप को मजबूत किया और वहीं से घर के लिए निकल गया। जयपुर शहर से दूर, बहुत दूर, एक वीरान सी जगह जहाँ पहाड़ी से लगकर एक रास्ता था। रास्ते की एक ओर कच्ची सड़क जाती है, कच्ची सड़क की एक ओर कुछ झाड़ियों के बाद खेत है और दूसरी ओर एक जोहड़ है जो कि सूखा पड़ा है। भरी दोपहरी में जलाने वाली धूप है। कच्ची सड़क कुछ दूर जाकर 2 घरों पे ख़त्म हो जाती है। घर भी बहुत पुराने और बंजर से दिखाई पड़ रहे थे। सामने से ये बहुत सीमित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चलने पर बहुत लंबे क्षेत्र तक फैले हैं। इन्हीं घरों में से एक घर की छत के एक कमरे के बाहर बने बरामदे की मोड़ पर एक लड़की शांत बैठी हुई है, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं है। वो एक टक दूर तक फैले खेतों को निहार रही है और ये लड़की है खुशी। खुशी अकेलेपन में बैठी अपने आप में खोई हुई थी। तभी एक बुजुर्ग औरत छत पर कमरे के साइड में बनी रसोई से बाहर आई और खुशी के कंधे पे हाथ रख कर बोली, के सोच रही सा बेटी। खुशी मेड से उतर गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। बुजुर्ग औरत बोली, अच्छा आजा तो रोटी खा ले। बुजुर्ग औरत अंदर जाते हुए बोली थी। खुशी उनके पीछे पीछे चली गई। खुशी किचन में आ गई तो बुजुर्ग औरत ने खुशी को एक थाली पकड़ाकर कहा, जा तेरे बाबा ने दिया। खुशी हैरानी से उन्हें देखने लगी तो बुजुर्ग औरत आगे बोली, अरे नीचे बैठे मैं तारे बाबो बैठे सना, उन्हें दिया रोटी। खुशी को ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन उसे ये समझ आ गया कि नीचे कोई इंसान बैठा है, उसे ये प्लेट वाला खाना देकर आना है। इसीलिए खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए चली गई। खुशी रजत से इतनी दूर चली गई कि रजत सोच भी नहीं सकता था खुशी के साथ कौन लड़का था। इसका पता अभी तक रजत नहीं लगा पाया था, इसीलिए वो बहुत गुस्से में था। रजत अपने दादाजी के पास बैठा था। उसने उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो दादाजी से बोला, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है दादाजी। मुझे खुशी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं जानता कि कब कैसे मुझे ये हुआ, लेकिन बस हो गया। अब मेरी तलब बन गई है वो, और जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मैं बेचैन ही रहूँगा। रजत के दादाजी ने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, जिन्हें देखकर रजत घबरा गया और उनके आंसुओं को पोंछने लगा। रजत डरते हुए बोला, दादू आप रो क्यों रहे हैं? आप जानते हैं ना, आप ही मेरी कमज़ोरी हैं। जब आप ऐसे रोते हैं तो मैं टूट जाता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। राजवीर जी ने अपनी आंखों को बंद किया और सुकून की सांस लेकर रजत को प्यार से देखने लगे तो रजत हैरानी से बोला, अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? राजवीर जी ने मन ही मन कहा, मैं सोच रहा हूँ बेटा कि मैंने सुना था जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, आज देख भी लिया। रजत आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसे दरवाजे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। रजत और राजवीर जी दोनों की नज़रें उस पर गई तो पाया खुशी के चाचा विश्वास दरवाजे पे खड़े कांप रहे थे। उनकी नज़रें राजवीर जी पे थी और विश्वास उन्हें देखकर डर रहा था, मानो उसने भूत देख लिया हो। रजत ने जब विश्वास को यहाँ देखा तो वो गुस्से से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विश्वास पर रजत की बातों का कोई असर नहीं था। वो तो बस राजवीर जी को देख रहा था। विश्वास उल्टे पैर हो लिया तो रजत भी कुछ सोच में पड़ गया। रजत उठा और विश्वास के पीछे पीछे चला आया। इधर विश्वास जल्दी से नीलम के पास आकर लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, वो बुढ़ा अभी जिंदा है? नीलम जो गंदी सी साड़ी पहने थी और बर्तन साफ कर रही थी, उसने बर्तन पर साबुन रगड़ते हुए कहा, कौन सा बुढ़ा? अब कौन से पाप आगे आने वाले हैं तुम्हारे?
विश्वास ने नीलम की बाजू को पकड़कर अपनी ओर कहते हुए कहा, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। मेरे हर काम में तुम बराबर की भागीदार हो, समझी? नीलम ने विश्वास का हाथ झटक दिया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। नीलम फिर से बर्तन साफ करने में लग गई। तभी रीमा बाहर से दंदनाती हुई आई और कुछ कपड़े अपने पापा विश्वास पे फेंकते हुए बोली, मुझसे ये काम धाम नहीं होता है। मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से। आप लोगों के पापों की सज़ा मैं क्यों भुगत रही हूँ? विश्वास ने कपड़े हाथ में लिए और बाहर जाने लगा। तभी उसे दरवाजे पे रजत खड़ा दिखाई दिया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था और वो गुस्से से उन तीनों को घूर रहा था। रजत के गुस्से को देखकर रीमा ने विश्वास के हाथ से कपड़े ले लिए और बनावटी हंसी हंसकर बोली, मैं बस धोने जा रही थी। रीमा दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई तो रजत विश्वास के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। रजत कुछ कहता उससे पहले ही विश्वास बोल पड़ा, वो मैं बस देखना चाहता था कि आपके यहाँ कौन बीमार है, इसीलिए खाना लेकर गया था। लेकिन आपको देखकर मैं घबरा गया और प्लेट गिर गई। मैं अभी साफ़ कर देता हूँ। विश्वास रजत से नजरें चुरा कर चला गया तो नीलम भी वहाँ से जा चुकी थी। रजत ने लंबी सांस ली और बोला, खुशी कहाँ हो तुम? राजस्थान के खैथल ज़िले के एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर में। अरे तेरी माँ भी साना मेहमान से काम करावे से, एक बुजुर्ग ने खुशी के हाथ में प्लेट देखकर कहा। नहीं दादाजी, ये छोटे छोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। खुशी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। बुजुर्ग ने पहले तो हैरानी से खुशी को देखा, फिर उसके हाथ से प्लेट लेकर बोली, अच्छो तो बैठ जाओ रे, अकेले क्यों रहवा सा? खुशी कुछ नहीं बोली तो बुजुर्ग ने किसी को आवाज़ लगाई, गौरी, ए गौरी। तभी दूसरी ओर बने कमरे से खुशी की हम उम्र लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, हाँ के? बुजुर्ग ने खुशी की ओर इशारा करके कहा, इस छोरी ने ले जा तेरे साथ, आह को मन लगा जरा। गौरी ने खुशी की ओर देखकर कहा, पर जमुना तो मना करो सा, कोई फालतू ना बोलेगा। जमुना ने मना किया है कि इसको कोई परेशान न करे। खुशी एक बार गौरी को तो एक बार बुजुर्ग को देख रही थी। तभी बुजुर्ग बोले, मैं तने कह दियो तो जमुना के करेगो? मैंने कह दिया तो जमुना क्या करेगी? गौरी ने खुशी की कलाई पकड़कर कहा, ठीक है, आजा जीजी। खुशी गौरी के साथ चल पड़ी। गौरी उसे एक बड़े से कमरे में लेकर आ गई, जहाँ पहले से ही दो लड़के लेटे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। कमरे में दो बड़ी बड़ी खटिया और साइड में पुराने ज़माने के सोफे रखे थे। गौरी ने खुशी को खटिया पे बिठाने का इशारा किया। जब लड़कों ने खुशी को देखा तो दोनों उठ गए। तभी गौरी बोल पड़ी, अरे चिमको मत, या अपनी जीजी जैसी सा, जो जयपुर से आई सा, शर्माओ मत, ये अपनी बहन जैसी हैं जो जयपुर से आई हैं। खुशी वहाँ बैठ गई तो लड़की भी बैठ गई, लेकिन दोनों लड़के जो पहले ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे अब एकदम शांत हो गए। तो गौरी बोली, ए जीजी, ये दोनों शर्मीले घड़े सी 1-2 दिन में घुल मिल जाएंगे, फिर देखियो तने हंस हंसा के पागल कर देवेंगे। दीदी, ये दोनों बहुत शरारती हैं, अभी तो आपसे शर्मा रहे हैं, 1-2 दिन में जब जान पहचान हो जाएगी तो आपको खूब हंसाएंगे। गौरी वहाँ से उठकर चली गई तो खुशी से झुकाए बैठी रही। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर एक लड़का बोला, जीजी नाम के है? खुशी ने नज़र उठाकर दोनों को देखा। दोनों लड़के टकटकी लगाकर खुशी को ही देख रहे थे। तभी खुशी धीरे से बोली, खुशी। नाम सुनते ही दोनों लड़के हैरानी से बोले, तो फिर आपकी खुशी कहाँ है? अब खुशी हैरान होकर दोनों को देखने लगी। तभी दूसरा लड़का बोला, जीजी, तेरी खुशी जट्ठे भी होगी, हम लेके आवांगा। दीदी, आपकी खुशी जहाँ कहीं भी होगी हम लेकर आएंगे। खुशी दोनों लड़कों को देखती ही रह गई। कहते हैं जब कोई इंसान हमारे साथ होता है तब हम उसकी कद्र नहीं करते, जब वो हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। जब वो हमारे पास नहीं होता तब हम हर पल बेचैन, उदास और अकेला महसूस करते हैं। लेकिन अगर वक्त रहते हम उन लोगों को, उन रिश्तों को संभाल लें तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। कुछ ऐसा ही रजत के साथ हुआ है। जब खुशी रजत के करीब थी तब उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। रजत ने अपने मतलब के लिए उससे शादी की थी,
लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लड़की उसके जीने मरने की वजह बन जाएगी। रजत एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का लड़का है। वो अपने फायदे और मतलब के लिए किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बचपन से ही उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अब उसने खुशी को जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया था, जिसका गिल्ट उसे जीने नहीं दे रहा था। रजत बाहर से बहुत खड़ूस और गुस्से वाला है, लेकिन अंदर से वो बहुत मासूम और पाक दिल इंसान है। उसका दिल अंदर ही अंदर रोता है जब खुशी के ना मिलने की खबर उसको दी जाती है। वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन रजत को खुशी का कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे 25 दिन हो गए खुशी को गए हुए। इन दिनों में रजत बहुत कमज़ोर और ज़्यादा गुस्से वाला हो गया है। वो अपने घर में काम करने वाले खुशी के चाचा चाची और दूसरे नौकरों पे छोटी छोटी बातों पे चिल्ला पड़ता है। पहले सब रजत से डरते थे, लेकिन अब ये सब खौफ ज़दा है और कोई भी रजत के सामने नहीं जाता है। रजत डाइनिंग टेबल पे बैठा नाश्ता कर रहा था, तभी जॉली ने उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को बांधकर और सिर को झुकाए हुए कहा, सर, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रजत के हाथ में चम्मच थी। उसने चम्मच को प्लेट में ही छोड़ दिया और जॉली को गुस्से से देखते हुए कहा, नौकर हो नौकर की तरह रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। रजत उठकर जाते हुए बोला, कल से मेरे सामने मत आना। रजत चला गया तो जॉली उसे देखता ही रह गया। रजत अपनी कार में आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और सिर को पीछे सीट से लगाकर मन ही मन बोला, ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है मुझे? कुछ देर तक वो ऐसे ही बैठा रहा और फिर लंबी सांस लेकर बोला, मुझे अपने आप को बदलना होगा। किसी के आने या जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी रजत के दिल में एक नामा आया, और खुशी का। क्या? रजत ने स्टीयरिंग को कस कर पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, खुशी, तुम जहाँ भी हो अब वापस मत आना। तुम्हारे लिए वापस आना बहुत बुरा हो सकता है। एक वक्त तक इंसान किसी का इंतज़ार करता है और जब वो इंतज़ार नहीं कर पाता तो उसका वो इंतज़ार गुस्से में बदल जाता है। रजत भी उन्हीं इंसानों में से था जो इंतज़ार करना जानता ही नहीं था। उसने कभी इंतज़ार किया ही नहीं। खुशी के लिए उसका प्यार अब गुस्से में बदल गया था। एक तरफ वो चाहता था कि खुशी उसके पास आ जाए, तो दूसरी तरफ वो कहता है कि अगर वो अब उसके पास आई तो अपने गुस्से पे कंट्रोल खो देगा। रजत अपने आप में ही सिमट रहा था। ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दफन कर दिया था। इधर खुशी इन दिनों में परिवार के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। अब वो बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। खुशी के नाम का अर्थ अब उस पर सटीक जचने लगा था। खुशी आज दादा दादी, गौरी, रमा और श्याम के साथ बैठी थी। राम और श्याम गौरी के वही दोनों भाई थे जिनके सामने खुशी बोलने से कतरा रही थी। राम ने खुशी को देखते हुए कहा, और ये हमारी खुशी जीजी, ये उस दिन कितनी चुप थी ना, अब देख तो कहना बोलने ही ना दे। श्याम की बात पर सब हंसने लगे तो खुशी ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो उस दिन मैं नई थी ना, मैं जानती ही नहीं थी तुम दोनों शरारती बंदरों को। खुशी ने ये बोलकर गौरी से हाय हाय किया तो राम और श्याम दोनों एक साथ बोले, बंदर, और तू कैसे बांदरी, चिपकी हुई बांदरी। खुशी नासमझी से सबकी तरफ देखने लगी तो सब एक साथ ठहाके लगाकर हंसने लगी। तभी दादी जी बोली, अरे बेटा, बांदरी को मतलब बंदरिया होवे से। बंदरिया सुनते ही खुशी दोनों भौवें उचका कर, अच्छा बंदरों, अभी रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। खुशी और गौरी दोनों राम और श्याम के पीछे दौड़ पड़ी। तभी दादी जी बोली, अरे घूमता घूमता धांसा भी ले अयो, घूमते हुए ईंधन भी लेते आना। राम और श्याम आगे आगे और गौरी खुशी उनको पीटने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी। ये सब सड़क पर चले गए। आगे से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था और दोनों लड़कों का ध्यान लड़कियों पे था। खुशी ने जब देखा तो घबरा गई और वो कांपने लगी। एक बार फिर अपने को खो देने का डर उसमें आ गया। खुशी का ध्यान अब सामने से आ रहे ट्रक पर था। तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वो मुड़ गया, जिससे खुशी वहीं गिर पड़ी। जब राम और श्याम की नज़र खुशी पे पड़ी तो वो जहाँ थे वहीं रुक गए और उनका ध्यान ट्रक पर गया। दोनों लड़के एक दूसरे की ओर कूद गए। इधर गौरी खुशी के पास आ गई। खुशी की आंखें बंद हो गई क्योंकि राम और श्याम के सामने आता हुआ ट्रक उसकी आंखों के सामने किसी अनहोनी की तरह मंडरा रहा था।
गौरी खुशी के गाल को थपथपाते हुए बोली, खुशी आंखें खोल खुशी। खुशी ने हल्की सी आंखों को खोलकर देखा तो राम और श्याम को देखकर उसे चैन मिला। तभी उसे दर्द का एहसास हुआ। वो ज़ोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। गौरी, राम और श्याम तीनों आंखों को फाड़कर उसे देखने लगी। हालांकि खुशी के आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन वो रो रही थी। राम ने एक भौहें उचका कर कहा, तू रो रही से अक नाटक कर रही से? तुम रो रही हो या नाटक कर रही हो? खुशी ने आंखों को बंद कर लिया और अपने पैरों को पकड़ के बैठ गई। जब गौरी ने खुशी के पैरों को देखा तो वो समझ गई कि खुशी के पैर में मोच आ गई है। उसने खुशी के पैर को पकड़ा। तभी खुशी ज़ोर से कांप गई। खुशी की आंखें बंद थी। उसका पैर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था। तभी खुशी की आंखों के सामने रजत का चेहरा आ गया। खुशी ने झट से अपनी आंखें खोली और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। रजत का उसके जहन में आना उसकी आंखों के आंसुओं को भी ले आया था। जब अब खुशी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे और वो बिल्कुल शांत हो गई। राम, श्याम और गौरी ने जब खुशी के आंसुओं को देखा तो वो तीनों घबरा गए और खुशी को चुप रहने के लिए बोलने लगी। खुशी के जहन में अपना बीता हुआ कल चल रहा था और उसी के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। जब खुशी चुप नहीं हुई तो राम और श्याम भी रोने लगे। गौरी उन तीनों को देखकर हंसते हुए बोली, या लो, रोमट पार्टी शुरू हो गई। खुशी का ध्यान जब राम और श्याम पे गया तो उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? श्याम कहता है, तू क्यों रो रही सी? तने देख के मैंने भी रोना आ गयो। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। राम ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, और मुझे भी। राम और श्याम ज़्यादा बड़े नहीं थे, बस लंबाई में दोनों खुशी और गौरी से लंबे थे तो अभी बच्चे ही, साफ दिल और मासूमियत से भरे थे। इसीलिए जब खुशी के आंसू देखे तो खुद भी रो पड़ी। गौरी उठी और अपने हाथों को बांध कर कहा, अब खुशी ना घर ले चलाने से, उठाओ यह नहीं। राम श्याम उठे और खुशी के हाथों को पकड़कर उठाते हुए बोली, कितनी मोटी है तू, कम खाबो करना। कितनी मोटी है तू, कम खाया कर। सब खुशी को घर ले आए तो दादी जी ने खुशी के पैर की मोच को ठीक कर दिया और उस पर सूती कपड़े को लपेट दिया। अब खुशी चारपाई पर लेटी हुई थी। सब अपने अपने कामों में लग गए। खुशी ने मन ही मन कहा, कहाँ क्या हो गया, सॉरी, वहाँ क्या हो रहा होगा? क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी? हाँ, कर ही ली होगी। मेरा इंतज़ार क्यों करेगा वो? उसे तो बस एक वारिस चाहिए था जो उसे मेरे बाद किसी से भी मिल सकता है। खुशी ने लंबी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी श्याम दौड़ता हुआ आया और खुशी की ओर फ़ोन बढ़ाते हुए बोला, भाई का फ़ोन। खुशी ने झट से उठकर फ़ोन को लिया और कान में लगाकर बोली, कितने दिनों बाद फ़ोन किया है? मुझे तो भूल ही गए ना। वहाँ सब क्या चल रहा है? क्या उसने दूसरी शादी कर ली? खुशी चुप होकर सामने वाले की बात सुनने लगी तो उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। जब सामने से फ़ोन पर कोई आवाज़ नहीं आई तो खुशी ने धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ। तभी सामने वाले ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम आई तो पहले से भी ज़्यादा दर्द मिलेगा। खुशी कहती है, लेकिन मैं। खुशी कुछ बोलने को हुई तभी सामने से फ़ोन कट गया। खुशी हेलो हेलो बोलने लगी। जब उसने देखा कि फ़ोन कट चुका है तो उसने फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन अब फ़ोन बंद आ रहा था, जिससे खुशी का दिल घबराने लगा। उसने श्याम की ओर देखा, जिसकी नज़र खुशी पे ही थी। खुशी ने श्याम को फ़ोन देते हुए कहा, उसका फ़ोन बंद क्यों आने लगा? फिर कोशिश करो। श्याम ने फिर से फ़ोन किया, लेकिन अभी भी फ़ोन बंद आ रहा था। तो श्याम बोला, आज से पहला भाई का फ़ोन बंद ना हुआ, हो सके से बैटरी ख़त्म हो गई हो, चिंता मत करा। खुशी ने हामी भरी तो श्याम चला गया। खुशी का दिल अब भी किसी अनहोनी घटना से घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो रजत अब उसके पास आ जाएगा। रजत अब उसे यहाँ से ले जाएगा। खुशी अब सोचने लगी कि अगर रजत यहाँ आ गया तो वो क्या करेगी, उसका सामना कैसे करेगी। इससे अच्छा वो मरना पसंद करेगी। यही सब सोचते सोचते खुशी को नींद आ गई। इधर रजत ऑफिस के कैबिन में बैठा लैपटॉप पे कुछ देख रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। रजत ने जॉली को फ़ोन किया और जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहा। कुछ ही देर में जॉली उसके सामने था। रजत ने जॉली के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं क्या तुम्हें फांसी पे चढ़ा रहा हूँ? जॉली बनावटी हंसी हंसकर
अपने चेहरे पे आए तनाव को हटाते हुए बोला, वो तो बस आपसे डर। मेरा मतलब, रजत कहता है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैंने मना किया था, लेकिन मैंने ही तो बुलाया है। जॉली कहता है। जी सर। रजत ने टेबल पर कोहनी टिकाते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, खुशी घर में सबसे ज़्यादा बात किससे करती थी? खुशी का नाम सुनते ही जॉली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, मुझसे मुझसे सर। रजत कहता है, अरे रिलैक्स, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तुम इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा ये बताओ, कभी उसने अपने घर के अलावा किसी का जिक्र किया था तुम्हारे सामने? जॉली कहता है, नहीं सर, उनका घर में कोई नहीं था और बाहर वो जाती नहीं थी। तो कोई कैसे हो सकता है? रजत ने जॉली को देखा तो रजत ने नजरें नहीं मिला पा रहा था। रजत ने धीरे से और उदास स्वर में कहा, जॉली प्लीज़ मुझे बताओ, खुशी कहाँ है? मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे सिवा किसी पे भरोसा नहीं किया होगा। जॉली अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा था। उसने सिर को नीचे झुकाया और हौले से बोला, सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता। रजत धीरे से उठा और जॉली की ओर बढ़ गया। जॉली डर से कांपने लगा, लेकिन रजत ने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा, अब अगर वो आई भी तो मैं शायद उससे पहले जैसा ना मिलूं। रजत ये कह कर चला गया। जॉली वहीं खड़ा रह गया। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बाहर आ गया और अपना फ़ोन निकाल कर घर पे फ़ोन लगा दिया। जॉली सड़क पे चलते हुए घर पे बात कर रहा था। बात करते हुए उसका ध्यान सामने वाले साधनों पे नहीं किया जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क पे गिर गया। उसका फ़ोन उससे बहुत दूर जा गिरा और फ़ोन पर गाड़ी चढ़ने से वो चकनाचूर हो गया। आसपास के लोगों ने जॉली को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन फ़ोन और कोई आईडी कार्ड न होने के कारण कोई भी उसके घर पर खबर नहीं कर पाया। इधर जब रात तक जॉली का फ़ोन नहीं लगा तो खुशी को और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जॉली किसी भी मुसीबत में पड़े, इसीलिए हर पल उसके दिमाग में जॉली ही घूम रहा था। रजत जब रात को घर आया तो रोशनी ने उसे खबर दी कि जॉली अभी तक घर नहीं आया है। रजत ने उसे फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। अब रजत सोचने लगा कि आखिर जॉली कहाँ जा सकता है। तभी उसके किसी आदमी ने आकर उसे बताया कि जॉली का एक्सीडेंट हुआ है और वो सिर्फ आपका नाम ले रहा है। वो आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। रजत जल्दी से हॉस्पिटल आया तो पाया कि जॉली की बहुत ज़्यादा चोट आई थी। डॉक्टर ने जॉली को बोलने से मना किया हुआ था, फिर भी रजत को सामने देखकर जॉली बोलने की कोशिश करने लगा। जॉली ने कहा, सर, खुशी मैम। तभी डॉक्टर फिर बोला, देखिए, अगर ये चुप नहीं रहे तो इनकी जान भी जा सकती है। आप ही इन्हें समझाएं प्लीज़। रजत ने जॉली को चुप रहने का इशारा किया और बाहर आ गया। रजत को जिस आदमी ने जॉली के एक्सीडेंट की खबर दी थी वो बाहर ही खड़ा था। उसने रजत से कहा, सर, ये जॉली जानता है कि मैम कहाँ हैं। इसी ने रजत ने आदमी को बीच में हाथ आगे करके रोक दिया और बोला, जानता हूँ, बस दुआ करो कि इसे कुछ ना हो। इधर जॉली का इलाज चल रहा था और उधर खुशी और जॉली के परिवार वाले जॉली का फ़ोन न लगने से परेशान हो रहे थे। गौरी इधर उधर चक्कर काट रही थी। जॉली के बाद वही तो थी जो घर को संभाले हुए थी, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा परेशान थी। वहीं खुशी उससे भी ज़्यादा परेशानी में थी, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसी की वजह से जॉली किसी मुसीबत में पड़ा है। खुशी यही सोच रही थी कि रजत ने ही जॉली के साथ कुछ किया होगा या करवाया होगा, इसीलिए खुशी ज़्यादा परेशान थी और अब वो वापस जाने का सोच रही थी। खुशी दादाजी और दादी जी के पास बैठ गई और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, दादाजी, आप दोनों चिंता मत करिए, मैं जॉली को लेकर आऊँगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगी। मेरा छोटा भाई है, पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगी उसके लिए मैं। उसने मेरी मदद की है, अब ज़िंदगी भर मैं उसकी मदद करूँगी। खुशी उठी और बाहर आते हुए मन ही मन बोली, जॉली ने मेरा साथ तब दिया था जब मेरे पास कोई नहीं था और मैं अपनी वजह से उसे या उसके परिवार को कोई हानि नहीं पहुँचने दूँगी। खुशी बाहर जाती उससे पहले ही गौरी बोल पड़ी, रुक खुशी जीजी, मैं भी चलूँगी। मैं मेरा भाई ना देखना चाहूँ सू। खुशी कहती है, नहीं गौरी, वो शहर तेरे लिए नहीं है, तुम बहुत मासूम हो और वो शहर फरेब से भरा है। वहाँ जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा त्याग करना होगा और वहाँ रहने के लिए अपने आप को मार मार के जीना पड़ेगा। मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकती। गौरी कहती है, ना जीजी, भाई मैंने तेरी जिम्मेदारी दी थी और अब जब तू जा रही से
तो उतनी अकेली ना जाने दे सकूं। मैं भी चलूँगी थारे साथ। खुशी कहती है, लेकिन गौरी अगर तुम चलोगी तो यहाँ कौन संभालेगा दादी जी और दादाजी को। राम और श्याम एक साथ बोल पड़ी, हम संभाल लेंगे जीजी। थम भाई न ले आओ आप। अब खुशी चुप हो गई क्योंकि दादा दादी भी यही चाहते थे कि गौरी भी खुशी के साथ जाए, लेकिन वो दोनों लड़कियों को अकेले भेजने के लिए भी राजी नहीं थे। तो दादाजी ने राम और श्याम में से एक को जाने के लिए कहा, लेकिन खुशी ने साफ मना करते हुए कहा कि इतने बड़े शहर में मैं इनमें से किसी एक को ही लेके जा सकती हूँ। इसीलिए खुशी और गौरी का जाना तय हुआ। सब तैयारियां करने के बाद खुशी और गौरी जयपुर के लिए निकल गई। इधर डॉक्टर ने जब जॉली को होश आया तो उसने अपने सामने रजत को पाया। रजत जॉली को ही देख रहा था। रजत के चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो अभी जॉली को उठा कर कहेगा कि जब उसने ही खुशी को यहाँ से बाहर भेजा था तो बताया क्यों नहीं। लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा तो जॉली ही धीरे से बोल पड़ा, मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ बताए बिना ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि खुशी मैम को मैंने ही। जॉली आगे कुछ बोलता, तभी रजत ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने ही खुशी को यहाँ से दूर किया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ वापस आए, क्योंकि मैं उसके बिना जीना सीख चुका हूँ। इसलिए अब जो वो जहाँ है वहीं रहे तो अच्छा है। जॉली कहता है, जी वो भी यहाँ नहीं आना चाहती हैं। रजत ने जॉली को बिना किसी भाव के देखा। वो तो बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए ही बोल रहा था, लेकिन आज भी वो चाहता था कि खुशी उसके पास आए और वो खुशी से खुद के किए के लिए माफ़ी मांगे, लेकिन बाहर से वो सबको मजबूत ही दिखा रहा था। इसीलिए रजत आगे कुछ नहीं बोला और जाने लगा। तभी जॉली बोला, सर वो मेरा फ़ोन वहीं गिर गया है और जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं खुशी दीदी से ही बात कर रहा था। वो परेशान होंगी, आप प्लीज़ अपना फ़ोन मुझे दे देंगे, मैं घर पर बता दूं कि मैं ठीक हूँ। खुशी का नाम सुनते ही रजत का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने हामी भरी और अपना फ़ोन निकाल कर कहा, नंबर बोलो। जॉली ने नंबर बताए तो रजत ने कॉल लगा दी। जैसे जैसे रिंग जा रही थी वैसे वैसे रजत का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने दिल ने एक पल में कल्पना कर ली कि खुशी ही फ़ोन उठाएगी और जब वो हेलो बोलेगी तो वो आगे क्या बोलेगा। फ़ोन की रिंग बज रही थी। हॉस्पिटल के उस कमरे में जॉली और रजत के अलावा कोई नहीं था। जॉली रजत के दिल की धड़कन को साफ सुन पा रहा था। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वहीं रजत का दिल हर एक बजती रिंग पर इंजन की भांति तेज़ी से चल रहा था। आखिरकार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो रजत के चेहरे पे परेशानी के भाव उभर आए और वो जॉली को देखने लगा। जॉली ने पलक झपका कर कहा, आप चिंता मत करिए, अननोन नंबर का कॉल उठाने से मना किया है मैंने, इसीलिए शायद वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप एक बार और ट्राई करिए। रजत ने एक नज़र जॉली को देखा और फिर से फ़ोन लगाने लगा। वहीं जॉली खुद से ही बोला, वाह रे मोहब्बत, कैसे कैसे काम करवाती है तू, जो इंसान किसी की भी नहीं सुनता। आज वो एक आवाज़ सुनने के लिए मेरे कहे अनुसार चल रहा है। रजत ने 5 बार कॉल लगा लिया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसे अब टेंशन होने लगी। इधर जॉली के घर में एक ही फ़ोन था, वो भी सोफे पे पड़ा था और बाकी सब बाहर खुशी और गौरी को भेजकर वापस आ रहे थे। दादी जी और दादाजी दोनों अपने अपने कामों में लग गए। राम ने जब फ़ोन देखा तो उस पर 5 मिस कॉल देखकर वापस फ़ोन करने की सोची, लेकिन फिर वो रुक गया और दादाजी के पास जाकर उन्हें बताया कि किसी अनजान नंबर का फ़ोन आया हुआ है। तभी दादाजी ने उसे फ़ोन लगाने को कहा। राम ने फ़ोन लगाकर उन्हें पकड़ा दिया। इधर जब फ़ोन आया तो रजत ने झट से उठा लिया और बेसब्री से सामने वाले का इंतज़ार करने लगा। तभी दादाजी बोले, अरे भाई कौन से, कितने फ़ोन करो से, कौन है, कहाँ फ़ोन किया है। रजत ने जब किसी आदमी की आवाज़ सुनी तो उसने फ़ोन जॉली की ओर बढ़ा दिया। जॉली ने दादाजी से बात की तो दादाजी ने उसे बता दिया कि खुशी और गौरी दोनों यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। जॉली ने गुस्से में दादाजी से कहा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दोनों लड़कियाँ कैसे आएंगी यहाँ, आप भी ना। दादाजी कुछ नहीं बोले तो जॉली ने फ़ोन काट दिया और परेशान भाव से कुछ सोचने लगा। रजत जॉली को बस देख रहा था। वो पूछना चाहता था कि खुशी कैसी है, लेकिन उसका मुंह खुला ही नहीं। जब जॉली कुछ नहीं बोला तो रजत ने गला ठीक करते हुए कहा,
तो हो गई बात घर पर, सब ठीक है ना? जॉली कहता है, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जॉली के चेहरे पे परेशानी देखकर रजत भी परेशान सा हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ है? जॉली ने सपाट लहजे में कहा, जब मेरा फ़ोन नहीं लगा तो खुशी दीदी और मेरी छोटी बहन यहाँ आने के लिए रवाना हो गई। अब वो यहाँ तक कैसे आएंगी? उन दोनों को तो यहाँ का कुछ पता भी नहीं है और ना ही उन दोनों के पास फ़ोन है। रजत, कोई बात नहीं, मैं मेरे आदमियों को लगा दूँगा। कैसे आएगी? बस से या ट्रेन से या कैसे? जॉली ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं पता। मैंने तो ट्रेन में बिठाया था खुशी दीदी को, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है सर। दोनों लड़कियां बहुत मासूम हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए। रजत ने जॉली के कंधे पे हाथ रख कर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूँगा। रजत जॉली को हॉस्पिटल में ही छोड़ के बाहर आ गया और अपने सभी आदमियों को फ़ोन करके कुछ समझा दिया और ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे। सारी रात रजत ने ऐसे ही निकाल दी थी। रजत ऑफिस गया और वहीं पर फ्रेश होकर बैठ गया। उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक और खुशी के आने की खुशी दिखाई दे रही थी। रजत लैपटॉप लेकर बैठा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगा। ऑफिस में लोग आने शुरू हो गए थे, तो रजत ने लैपटॉप को एक ओर रखा और कल्पनाओं की दुनिया में खो गया। खुशी ट्रेन से उतरी तो सामने रजत को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो रजत की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे खुशी रजत की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे रजत के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। खुशी के चेहरे को देखकर रजत के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। जब खुशी रजत के ठीक पास आकर खड़ी हुई तो रजत ने खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके कहा, बहुत इंतज़ार करवाया है तुमने, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सर, रजत सर, एक लड़की ने रजत के कंधे को हिलाते हुए कहा। रजत अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आया। उसने लड़की को एक नज़र देखा जो उसे खुशी दिखाई नहीं दी, तो एक बार रजत पलक झपझपाकर उसे देखते हुए बोला, कौन हो तुम? सर, मैं कल्पना, लड़की ने जवाब दिया। कल्पना? रजत ने लड़की के शब्द दोहराए। लड़की आगे बोली, जी सर, ये फाइल कंप्लीट हो गई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कोई कमी है तो बता दीजिएगा, मैं कह दूँगी। वहाँ टेबल पे रख दो, रजत ने कहा। लड़की ने फाइल रखी और चली गई तो रजत ने लंबी सांस ली और मुस्कुरा कर खुद से ही बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? खुशी की आने की खुशी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? रजत ने अपना सिर हिलाया और फ़ोन निकाल कर टाइम देखा। 10 बज चुके थे। उसने एक फ़ोन किया और बोला, कोई खबर? नहीं सर, सामने से जवाब आया तो रजत ने फ़ोन काट दिया और किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गया। आज पहली बार वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करना कितना मुश्किल है, ये तो वो पिछले कुछ दिनों में जान ही गया था। लेकिन जब कोई हमारे करीब आ रहा हो तो हर पल उसके आने का एहसास क्या होता है, आज रजत ये महसूस कर रहा था। इधर खुशी और गौरी अभी भी बस स्टॉप पे बैठी बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उन्हें पता चला कि कुछ देर में जयपुर के लिए बस आने वाली है। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और पलक झपका कर लंबी सांस लेकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में बस आ गई और दोनों बस में चढ़ गई। खुशी ने बस में देखा तो ज़्यादातर लड़के और आदमी ही दिखाई दिए, औरतें तो 2-4 ही थी। गौरी ने खुशी को 3 सीट की ओर इशारा किया, लेकिन खुशी ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया और 2 सीट वाली सीट की ओर इशारा करके गौरी को आगे चलने के लिए कहा। तो गौरी शीशे के पास बैठ गई और फिर खुशी बैठ गई। खुशी गौरी की ढाल बनकर उसे अपने साथ लेकर आई थी। वो जानती थी कि गौरी आजकल की दुनिया को नहीं जानती है, इसीलिए एक बड़ी बहन की तरह वो उसकी रक्षा कर रही थी। 4 घंटे के सफ़र के बाद दोनों लड़कियां जयपुर पहुंच गई थी, लेकिन अभी वो बस में ही थी। खुशी भी नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए और किसकी मदद लेनी चाहिए, इसीलिए वो अंदर ही अंदर बेचैन थी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि रजत ने अपने आदमियों को भी शहर के हर कोने में खड़ा कर रखा होगा। अगर उन लोगों ने उसे देख लिया तो उसे रजत के हवाले तो करेंगे। साथ ही गौरी और जॉली के साथ ना जाने रजत क्या करेगा। खुशी तो रजत के उसी रोब को जानती थी जो वो यहाँ छोड़ कर गई थी, लेकिन रजत अब ऐसा नहीं रहा। उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। कंडक्टर सिंधी कैब बोलने लगा। तभी खुशी ने गौरी से कहा, गौरी, मैंने तुम्हें बुर्का लाने के लिए कहा था,
क्या तुम लेकर आई हो? गौरी ने अपने बैग को संभाल कर कहा। हाँ जीजी, लाती सूँ। खुशी ने हाथ बढ़ाया तो गौरी ने हैरानी से कहा, अभी सी जीजी, अभी तो बस 40 से। खुशी कहती है, हमें ये अभी पहनना होगा गौरी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बस में कोई 2-4 लोग ही बचे थे तो दोनों लड़कियों ने बुर्का पहन लिया। तब तक बस रुक कर बंद हो चुकी थी। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और बस से उतर गई। सिंधी कैंप पे लगी भीड़ को देखकर गौरी थोड़ी घबराती हुई बोली, ए जीजी, इतना लोग तो मारे मेले में भी ना आवे, ये सब कितने जा रहे हैं सी? खुशी ने चलने के लिए गौरी की कलाई पकड़ी और अपनी ओर खींचकर कहा, गौरी, बात बाद में करना, पहले ध्यान से सुन, मेरा हाथ मत छोड़ना वरना यहाँ खो जाओगी। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो खुशी उसे लेकर चलने लगी और एक किनारे पे आकर खड़ी हो गई। अब तो खुशी का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सोच पाना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी गौरी बोली, के होगा जीजी, तेरे घर चाल। खुशी ने गौरी को खाली आंखों से देखकर कहा, मेरा कोई घर नहीं है गौरी, मैं बस ये सोच रही हूँ कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। गौरी हैरान होकर बोली, घर को नहीं मतलब, पहला कित रहती थी जीजी? खुशी खुशी कुछ नहीं बोली। अभी उसे मनन याद आया तो थोड़ी खुशी और उत्साह के साथ बोली, मनन भाई है ना, वो हमारी मदद कर सकते हैं। खुशी ने रिक्शा किया और अपने चाचा चाची के घर के बाहर थोड़ी दूर आकर रुक गई। खुशी और गौरी दोनों बुर्का पहने गली में खड़ी थी। खुशी घर की ओर बढ़ रही थी कि उसे घर के बाहर 2 आदमी खड़े दिखाई दिए। खुशी ने अपने माथे पे हाथ मार कर कहा, उसने यहाँ भी आदमी लगा रखे हैं, अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? इस आदमी ने मेरा जीना हराम करके रखा है। पिछले दिनों में खुशी ने खुशी के पल जिए जिससे वो बोलना तो सीख ही गई थी। इसलिए खुशी ने गौरी को कुछ समझाया और दोनों लड़कियां घर के बाहर खड़े आदमी की ओर बढ़ गई। इधर रजत ऑफिस में खाली बैठा था। वो सोच रहा था कि खुशी के मिलने की खबर आए और वो यहाँ से रवाना हो, लेकिन जब कोई फ़ोन नहीं आया तो गाड़ी लेकर सड़क पर निकल गया और खुशी को ढूंढने चल दिया। रजत ने सब आदमियों को फ़ोन कर लिया था लेकिन खुशी की कोई खबर नहीं थी, इसीलिए वो उदासी और गुस्से से भरने लगा था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी मनन का कॉल आया। मनन भी लगातार रजत के कांटेक्ट में था। जब से उसे पता चला था कि खुशी आ रही है तब से वो रजत को फ़ोन कर रहा था। रजत अब इरिटेट हो चुका था, इसीलिए अब उसने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया और गुस्से में सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए हर एक लड़की का चेहरा देखने लगा। जब रजत ने फ़ोन नहीं उठाया तो मनन को भी गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर आ गया। मनन के बाहर खड़े आदमियों पर मनन गुस्सा होते हुए बोला, तुम लोगों से कुछ होता है नहीं, यहाँ खड़े बातें बना रहे हो, जाकर कुछ काम करो, मेरे घर के बाहर खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। मनन के कहने पर दोनों आदमी वहाँ से चले गए, लेकिन रजत ने उन्हें मनन के कहे अनुसार ही चलने को कहा था। खुशी ने आदमियों को चकमा देकर अंदर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन मनन ने उसकी ये मदद कर दी। लेकिन जब मनन बाइक लेकर निकलने लगा तो खुशी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, प्लीज़ मत जाओ। मनन बाइक लेकर आगे बढ़ा ही था कि गौरी ने एक पत्थर उठाया और मनन पर निशाना साध कर उसकी पीठ पे मार दिया, जिससे मनन रुक गया और पीछे देखने लगा। जैसे ही मनन ने पीछे देखा, दोनों लड़कियां भागकर घर के अंदर की ओर चली गई। जब मनन ने किसी अनजान को घर के अंदर जाते देखा तो उसे याद आया कि रजत के आदमी जा चुके थे, इसीलिए मनन को ही वापस आना पड़ा। मनन घर में आया तब तक खुशी और गौरी घर के अंदर आ चुकी थी। तभी मनन बोल पड़ा, कौन हो तुम और मेरे घर में बिना किसी की इजाज़त के क्यों आई हो? खुशी मनन की ओर बढ़ गई लेकिन कुछ बोली नहीं। मनन को लगा कि वो अब बोलेगी, पर खुशी दरवाजे के पास गई और दरवाजे को बंद करके अपने चेहरे से नकाब हटाकर बोली, तो अब मुझे अपने भाई के घर पर आने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। मनन फटी आंखों से खुशी को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। वो अपनी बहन के लिए रजत पर आश्रित था, लेकिन उसकी बहन अब उसके सामने थी। मनन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी की आंखों में कोई भाव नहीं थे। गौरी ने भी बुर्का हटा दिया था। खुशी और मनन कुछ ही दूरी पे थे, लेकिन मनन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बहन को कुछ कह सके। जब से उसे खुशी के सच का पता चला, वो अपने आप को खुशी का गुनहगार ही मानता रहा। यही सब सोचकर मनन ने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया। मनन रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर देना मेरी बहना, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया।
मैं तुम्हें बचा नहीं पाया इस दुनिया से। जब खुशी ने मनन को ऐसे देखा तो हैरानगी से मनन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि मनन किस बात की माफ़ी मांग रहा है। वो ये सोचने लगी। वो ये जानती थी कि मनन के साथ सभी को पता चल चुका है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। खुशी मनन के पास आकर बोली, किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं भाई आप? मनन आंसू भरी आंखों से खुशी को देखता ही रह गया। आज भी वही मासूम चेहरा लिए खुशी आज भी वही मासूम चेहरा लिए थी खुशी। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का भी एंड यहीं पे होता है। मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ आप लोग कहानी को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, ताकि कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से ना छूटे। मैं कहानी जैसे ही अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।